हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 5 के उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 3 के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो ये है हमारे पास यूनिट नंबर 2 का लेसन नंबर 3, जहां हम डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836333 में व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, यानी कि कोई भी पर्सन जिसके पास कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है या फिर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है जहां से वो रेंट वगैरह कलेक्ट करके वहां से रिवेन्यू जनरेट करते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं इनकम दो तरह की होती है, एक होती है एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम, एक होती है पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम का मतलब क्या है कि आपने काम किया, आपको सैलरी मिल गई, आपको वेजेस मिल गई, ठीक है, आपको बिजनेस से प्रॉफिट मिल गया, सब एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है। एक होता है पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि एक बार आपने काम करके छोड़ दिया, वहां से पैसा आता ही चला जा रहा है, उसे बोलते हैं पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी बना दी किसी पर्सन ने, कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बना दी और उससे आता हुआ रेंट लगातार आता रहेगा, इसको हम क्या बोलते हैं पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। जैसे मान लेते हैं किसी के फादर ने या ग्रैंडफादर ने कोई प्रॉपर्टी बना दी और उसके सन जो है, ठीक है, उसके रेंट पे उनको रेंट मिल रहा है उस प्रॉपर्टी से, तो वो भी क्या है कि एक तरह से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे रेंट मिलना, यानी कि पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि वो इनकम जिसके लिए उन्होंने काम भी नहीं किया, ठीक है, एसेट जनरेट कर दिया और वहां से पैसा आता चला जा रहा है। तो उसको हम इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कैसे ट्रीट करते हैं उसकी बात करेंगे हम इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर। तो इसे इसका नाम क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले समझते हैं अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, यानी कि वो चीजें जो हमें इस चैप्टर में करनी है, डिस्कस करनी है। तो पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव में, कॉम्प्रिहेंड सेक्शंस 22 to 27 इंक्लूड द प्रोविजंस फॉर कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो इसमें हम सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 27 तक की बात करेंगे, जिसमें क्या इंक्लूड है, प्रोविजंस इंक्लूड है फॉर कैलकुलेटिंग इनकम, जहां पे हम इनकम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी से, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से। दूसरा पॉइंट क्या आता है, कॉम्प्रिहेंड द प्रोविजंस फॉर कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम हाउसिंग प्रॉपर्टी। इस पॉइंट में हम कॉम्प्रिहेंड करेंगे उन प्रोविजंस को जहां पे हम कैलकुलेट करेंगे इनकम फ्रॉम हाउसिंग प्रॉपर्टी, कि अगर कोई हाउसिंग प्रॉपर्टी है तो वहां से हम जो इनकम जनरेट कर रहे हैं तो उसको कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद तीसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, लर्न दैट चार्जिंग सेक्शन, हमें चार्जिंग सेक्शन समझना होगा जिसको हम क्या बोलेंगे सेक्शन 22, स्पेसिफाई द बेसिक ऑफ चार्ज एंड प्रोवाइड एन एनुअल वैल्यू, जहां पे हम चार्ज का बेसिस समझेंगे और साथ में प्रोवाइड करेंगे एक एनुअल वैल्यू दैट सर्व एज द फाउंडेशन फॉर कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसके जरिए हम एक तरह से कोई भी हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम होने वाली है उसको कैलकुलेट यहाँ पे कर पाएंगे। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, लर्न दैट द फर्स्ट स्टेप इन कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कौन सा फर्स्ट स्टेप है जिसके जरिए हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर सकते हैं, इज फिगरिंग आउट द प्रॉपर्टीज एनुअल वर्थ, जिससे हम कहीं ना कहीं जो उस प्रॉपर्टी है उसकी एनुअल वर्थ को, ठीक है, हम वहां पे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि एनुअल कितनी कीमत वहां से हमें रिसीव हो रही है, फिर कितनी उसकी वर्थ है वो हम निकालेंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या है, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एनुअल वैल्यू, हमें कंसेप्ट ऑफ एनुअल वैल्यू समझना होगा, एंड द मेथड ऑफ डिटरमिनेशन, और वो मेथड जिसके जरिए हम डिटरमाइन कर सकते हैं सेक्शन 23। 22 में हम चार्ज बेसिक को पढ़ेंगे, सेक्शन 23 में हम ये पढ़ेंगे कि एनुअल वैल्यू को निकालने का यानी कि डिटरमाइन करने का मेथड कौन सा होता है। इसके बाद हम यहाँ पे 6th पॉइंट में क्या पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड द एडमिसिबल डिडक्शंस अवेलेबल फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 24। फिर हम देखेंगे कौन कौन से डिडक्शंस मिल सकते हैं हमें हाउस प्रॉपर्टी से इनकम के केस में, वो हम पढ़ेंगे सेक्शन 24 के अंदर। एंड लास्ट और आखिरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव जहां हम डिस्कस करेंगे कंप्यूट इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, जहां पे हम एक इंडिविजुअल की इनकम को कंप्यूट करेंगे इन फॉर्म ऑफ रेंट, रेंट की फॉर्म में फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी से। तो ये हमारे पास बनते हैं 7 लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें स्टडी करना है इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर।
अब एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन को। अब तक हमने प्रीवियस दो चैप्टर में बात की थी इनकम फ्रॉम सैलरीज की फॉर्म में, कि सैलरी की फॉर्म में जो इनकम आती है उसको हम इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कैसे ट्रीट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास इनकम आती है हाउस प्रॉपर्टी से, ठीक है, रेंट की फॉर्म में आ सकती है, ठीक है, तो उसको हम कैसे यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट में ट्रीट करते हैं। तो वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कैटेगरीज ऑन इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट इज इनकम फ्रॉम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, यानी कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है इनकम की, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना पैसिव सोर्स ऑफ इनकम में मेनली रेंट को लेके चलते हैं कि कैसे हम प्रॉपर्टीज बिल्ड करेंगे, हमारे पास प्रॉपर्टीज भी होगी और उनकी जब वैल्यूज बढ़ेगी तो हमें कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलेगा, दूसरा रेंट मिलेगा, उसके जरिए जो है हम बाकी खर्चे भी अपने चला सकते हैं, यानी कि एडिशनल बेनिफिट्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एसेट में इन्वेस्टमेंट के दो बेनिफिट मिलते हैं ना, एक तो कैपिटल गेन कि भाई एसेट का प्राइस ऊपर जाएगा, सेम ऐसी जमीनों में होता है रियल एस्टेट में, जिनका अगर वो अच्छी लोकेशन पे है, ठीक है, डिजायर्ड लोकेशन पे है तो उनका प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, दूसरा रेंटल बेनिफिट वहां से मिल सकते हैं। सेम ऐसे ही स्टॉक से हमें कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलता है और डिविडेंड की फॉर्म में भी हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। सेम ऐसे ही जो लोग हैं वो रियल एस्टेट में भी दो तरह के बेनिफिट लेते हैं, एक तो रेंट की फॉर्म में बेनिफिट लेते हैं, दोनों ने घर बना रखा है, पर घर कभी भी एप्रिशिएटिंग एसेट में नहीं आता, वो डेप्रिशिएटिंग एसेट में आता है, पर जो जमीन है उसकी वैल्यू तो बढ़ेगी तो वो एप्रिशिएटिंग एसेट्स में आते हैं। तो उम्मीद है आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ में अभी आ गया। अब आगे में देखते हैं आगे कौन से पॉइंट है। तो पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन द एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस अवेलेबल टू देम फॉर द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन आउट टू बाय द प्रॉपर्टी। इसमें हम ये भी देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से एग्जम्पशंस हैं और कौन कौन से डिडक्शंस हैं जो उन लोगों को मिलते हैं या फिर अवेलेबल है उन लोगों के लिए जो रीपेमेंट कर रहे हैं उन लोन का या फिर उस प्रिंसिपल अमाउंट का जो उन्होंने एक प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए लिया था, और वो टैक्स पेयर भी है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं मेरे ऊपर कुछ लोन चल रहे हैं और वो लोन चल रहे हैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो ऐसे केसेस में मुझे इनकम टैक्स से कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। प्रोवाइडेड दैट द प्रॉपर्टी इज ईदर सेल्फ ऑक्यूपाइड और रेंटेड आउट, और हम इसमें यही प्रोवाइड करेंगे कि या तो प्रॉपर्टी हमने खुद सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखी है, यानी कि हम खुद रहते हैं, खुद के पर्सनल यूज के लिए प्रॉपर्टी ले रखी है, या फिर हम उसे रेंटेड आउट करते हैं। दोनों केसेस में भी समझेंगे कि कौन कौन से इनकम टैक्स में छूट मिलती है उस लोन के ऊपर और कौन कौन से डिडक्शन का बेनिफिट हम यहाँ पे इनकम टैक्स के अंदर ले सकते हैं। तो क्योंकि चैप्टर के अंदर जब हम बात करें इनकम टैक्स के अंदर तो हम सिर्फ ये बात नहीं करते कि उसे इनकम टैक्स में कैसे ट्रीट किया जाएगा, हम यही बात करते हैं कि उससे हम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, डिडक्शंस का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे, वो सब हम यहाँ पे देखने का मौका हमें यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, डीम्ड ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अब हम ओनर कैसे बनते हैं उसके अगला पॉइंट समझते हैं। तो इन द फॉलोइंग सिचुएशंस इवन दो द एक्सेसी इज नॉट द प्रॉपर्टीज लीगल ओनर, तो क्या मान के चलें जो एक्सेसी है वो प्रॉपर्टी का लीगल ओनर नहीं है, ही इज नेवरदलेस कंसीडर्ड टू बी इट्स ओनर फॉर द पर्पस ऑफ रेवेन्यू टैक्स एक्ट एंड द रेवेन्यू फ्रॉम सच प्रॉपर्टी इज इंक्लूडेड इन द एक्सेसीज टोटल इनकम। लेकिन रेवेन्यू टैक्स अकॉर्डिंग की जब हम बात करते हैं, अगर उसके पास रेवेन्यू आ रहा है उस प्रॉपर्टी से तो वो एक्सेसी की टोटल इनकम में काउंट किया जाएगा। अब कैसे काउंट करेंगे समझते हैं। पहला पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू स्पाउस। हम यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि हम जो है ट्रांसफर कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी को, किसको, स्पाउस को, तो सेक्शन 27 फर्स्ट, स्पाउस का मतलब होता है कि जो भी करीबी है, अगर किसी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी तो उन्होंने हस्बैंड के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, हस्बैंड के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। तो ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू स्पाउस, जिसको हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 27 फर्स्ट के अंदर। फिर दूसरा पॉइंट क्या आता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू माइनर चाइल्ड, कि अगर किसी का कोई माइनर चाइल्ड है, माइनर चाइल्ड यानी कि जो 18 से नीचे के हैं, क्योंकि 18 प्लस तो वो मेजर में काउंट किए जाते हैं, फिर अडल्ट में काउंट किए जाते हैं, लेकिन 18 से नीचे के माइनर में काउंट किए जाते हैं, तो उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी तो वो हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 27 के फर्स्ट पार्ट में ही। इसके बाद तीसरा क्या आता है, इम्पार्टिबल ई स्टेट। ये जरूर समझना, इम्पार्टिबल ई स्टेट या तो हम बात करते हैं यहाँ पे एचयूएफ फैमिलीज की। एचयूएफ फैमिली यानी कि एक तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करते हैं कि जहां पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज जो है वो लगातार जो है शिफ्ट हो रही है जनरेशन टू जनरेशन बिना डिवीजन के, बिना डिवाइड किए हुए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि सक्सेशन समझ लेते हैं कि किसी एक के पास पहले वो बिजनेस था, फैमिली बिजनेस, फिर वो अगले को ट्रांसफर हो गया, उसके बड़े सन को, फिर ऐसे ही उसके बड़े बेटे को, तो बिना
बिना डिवीजन के वो प्रॉपर्टी, वो हिंदू अनडिवाइड फैमिली चलती जा रही है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पार्टिबल ई-स्टेट, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसे एसेट्स और ऐसे बिजनेसेस जो लगातार ट्रांसफर किए जा रहे हैं, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, बिना डिवीजन के। ध्यान रखना, इसमें हम हिंदी में इसमें हम इंडिया में जो बात करते हैं वो करते हैं HUF फैमिलीज की, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज की जो डिवाइड नहीं हुई है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या आता है, हाउस अलॉटेड टू द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि ऐसे हाउस जो अलॉटेड है किन मेंबर्स को, कोऑपरेटिव सोसाइटी के। हम सब जानते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सोसाइटी में सब लोग मिलके एक दूसरे की मदद कर पाए। तो ऐसे हाउसेस जो अलॉट किए गए हैं उन मेंबर को जो काम कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर या उनके साथ, कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर एसोसिएशन पर्सन का, तो उसको हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 27 के पार्ट 3 में, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना। और हाँ, जो मैं बात कर रहा इम्पार्टिबल ई-स्टेट, इसको हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 27 के सेकंड पार्ट में। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, हाउस परचेज्ड बट नॉट रजिस्टर्ड, ऐसे हाउस जो परचेज तो कर रखे हैं पर उसकी रजिस्ट्री नहीं करवाई है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो आएंगे सेक्शन 27 में 3rd A के अंदर, ये हम देखेंगे। तो सेक्शन 27 का जो तीसरा सेक्शन, थर्ड पार्ट है, उसमें हम एक तो बात करने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के बारे में, लेकिन जो उसका ए पार्ट है उसमें हम बात करने वाले हैं ऐसे हाउस जो परचेज तो हो रखे हैं बट उनकी रजिस्ट्री, बट वो रजिस्टर्ड नहीं है, उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। और सिक्स्थ और आखिरी पॉइंट क्या बनता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 269 UAF, यानी कि इनकम उस हाउस प्रॉपर्टी से जो ट्रांसफर कर रखा है हमने अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 269 UAF, सेक्शन 27 का 3rd B पार्ट बनेगा हमारे पास ये। तो ये सब जो है ना, ये क्या होती है, हाउस प्रॉपर्टी के कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया है, ठीक है। बाकी इन सब की बात हम डीप में करेंगे आने वाली वीडियोस में, आने वाली जब सेक्शंस को मैं आपको डीप में समझाऊंगा। अब सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया है हमने कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ठीक है, और इसमें हम किस किस चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, खासकर जब हम बात करेंगे टैक्स एग्जम्पशंस की और डिडक्शंस की, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं कंसेप्ट। तो हमारे पास ये 4 क्या हैं, इंपॉर्टेंट क्लोजेस जो हमें इस कंप्लीट चैप्टर में यूज करने या फिर देखने का मौका मिलेगा। तो सम इंपॉर्टेंट क्लोजेस यूज्ड इन दिस सेक्शन एज फॉलोज। पहला क्या आता है, बिल्डिंग एंड लैंड्स अपॉर्टेनेंट देयर टू, मतलब या तो हम बात करेंगे बिल्डिंग के बारे में या फिर उसके बिलोंगिंग्स के बारे में, जिसके लिए जो हम क्लोज यूज करेंगे वो करेंगे बिल्डिंग एंड लैंड्स अपॉर्टेनेंट देयर टू। दूसरा, एनुअल वैल्यू कितनी है, यानी कि एनुअल वर्थ कितनी है उस पर्टिकुलर हाउस की, प्रॉपर्टी की, वो हम बात करेंगे। तो ये दूसरा क्लोज हुआ हमारा। तीसरा हम क्या यूज करेंगे, एक्सेसी शुड बी द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जो एक्सेसी है, यानी कि जो इनकम टैक्स पे कर रहा है, जो कहां जनरेट की गई है, उस प्रॉपर्टी की हेल्प से, ठीक है, तो वो जो है ना वो ओनर होना चाहिए उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का। तो ये बनता है हमारा तीसरा क्लोज जो हमें यूज करना है। और चौथा क्या हम यूज करेंगे, एक्सेसी नॉट यूजिंग हाउस प्रॉपर्टी फॉर हिज बिजनेस और प्रोफेशन। तो जो एक्सेसी है वो अपने हाउस को या फिर अपनी प्रॉपर्टी को अपने खुद के बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इससे उसका प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखाई देगा। जैसे सपोज करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं मैं ही एक प्रोफेशन में इन्वॉल्व हूं, ठीक है, और मेरे प्रोफेशन में एक रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर मैं वो प्रोफेशन अपनी प्रॉपर्टी में कर रहा हूं, इस बात का मतलब क्या है कि मेरा एक एक्सपेंस मुझे पे नहीं करना पड़ रहा, वो क्या, रेंट है ना। तो जैसे सपोज करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं मैं 50,000 रुपए जनरेट कर रहा हूँ, 50,000 रुपीज मान लेते हैं मैंने जनरेट किया, हाइपोथेटिकल वैल्यू है, ठीक है, जनरेट कर लिया, ठीक है, और मान लेते हैं 10,000 रुपए मेरा रेंट है पर मंथ। तो जो ये मेरा रिवेन्यू कलेक्शन है और ये जो मेरा फिक्स्ड एक्सपेंस है, इसको अगर माइनस कर दूं, रेंट माइनस कर दूं, तो 50,000 में 10,000 गए, 40,000 मेरा प्रॉफिट नजर आएगा, तो मुझे इस पे टैक्स पे करना होगा। लेकिन वही समझो कि ये प्रॉपर्टी मेरी खुद की है, तो भाई 10,000 मुझे देनी नहीं पड़ेंगे, तो 50,000 रुपए मेरा पूरा प्रॉफिट है, तो क्या मैं इस पे टैक्स दूं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे अपनी एक इनकम को क्या कर रहे हैं, एक एक्सपेंस को इग्नोर कर रहे हैं। अगर यही प्रॉपर्टी मैं खुद यूज ना करके किसी को रेंट पे देता तो मुझे वहां से रेंट मिलता, ठीक है, तो वो मुझे रेंटल बेनिफिट पहुंचाता। तो वही चीज है कि जब हम बिजनेस की बात करते हैं ना, अकाउंट्स की हेल्प से जब बिजनेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे बिजनेस ओनर और जो बिजनेस है वो अलग अलग एंटिटी माने जाते हैं, यानी कि बिजनेस अलग बॉडी है और जो
जो बिजनेसमैन है वो अलग है। तो इस तरीके से जो है ना हम कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक्सेसी नॉट यूजिंग हाउस प्रॉपर्टी फॉर हिज बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो जो एक्सेसी यानी कि जो इनकम टैक्स पे करने वाला है या फिर जो बेनिफिट है उस प्रॉपर्टी से, वो उस प्रॉपर्टी को ना तो बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, ना प्रोफेशन के लिए, ठीक है, वो वहां से इनकम जनरेट करेगा, रेंटल फॉर्म में हो सकता है, फिर अलग अलग तरीके हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। अब समझते हैं अगला कंसेप्ट वो क्या है, अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, यानी कि अलग अलग प्रोविजंस कौन कौन से हैं रिगार्डिंग चार्जेबिलिटी ऑफ द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो वो अलग अलग इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हमें पढ़ने हैं जो चार्जेबिलिटी को डिस्कस करते हैं ऑफ द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब वो कौन कौन से हैं हमारे पास, ये 7 है। पहला पॉइंट क्या आता है, इनकम फ्रॉम हाउस सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि वो इनकम जो हम उस घर से कमा रहे हैं जो सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया, यानी कि इंडिया के बाहर में कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई एसेट हो सकती है, कोई बिल्डिंग हो सकती है जहां से हम पैसा कमा रहे हैं, तो वो उसकी हम बात करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन आते हैं। दूसरा, 2 और मोर देन 2 को ओनर्स ऑफ एनी हाउस प्रॉपर्टी, इसकी बात हम करेंगे सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा को ओनर्स हैं एक ही घर के या फिर एक ही प्रॉपर्टी के, तो सेक्शन 26 के अंदर हम डील करते हैं इसके अंदर। तीसरा, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम सब टेनेंट। सब टेनेंट का मतलब देखो, टेनेंट का मतलब क्या होता है, जो आपको किराया वगैरह दे रहा है, यानी कि एक पर्सन जिसने एक प्रॉपर्टी एक्वायर कर रखी है और उसके बदले में रेंट पे करता है वो, तो वही सेम चीज यहाँ पे है। तो रेंट जो रिसीव हुआ है फ्रॉम सब टेनेंट, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या आता है, नेशनल इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि नेशनल इनकम क्या है उस हाउस प्रॉपर्टी की। फिफ्थ, बिजनेस ऑफ लेटिंग हाउसेस, कई बार लोग जो है अपने उन्हीं घर को, अपनी प्रॉपर्टी को एक तरह से रेंट पे चढ़ाया था, यूं मान लो, लेकिन दिक्कत पता है क्या है, एक होता है फिक्स्ड रेंट, जैसे किसी को अपने अपनी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी दे दी मंथली रेंट के बेस पे, लेकिन एक होता है कि टूरिज्म पर्पस के लिए भी लोग जो है वो अपने घरों को रेंट पे देते हैं। अगर आप कभी भी टूरिज्म प्लेस पे घूमने गए हो तो वहां पे ऐसे बहुत से आपको पीजीज देखने को मिल जाएंगे या फिर बहुत से छोटे छोटे घर देखने को मिल जाएंगे जो सिर्फ लोगों को कुछ टाइम के लिए, यानी कि हो सकता है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए स्टे के लिए दिया जाता है। वही सेम चीज यहाँ पे है, बिजनेस ऑफ लेटिंग हाउसेस, मतलब एक तरह से घरों के ऊपर ही वो पर्सन बिजनेस बना के बैठा है कि उसने अलग अलग घर ले रखे हैं, ठीक है। उसका काम ही ये है कि वो उन घर को मैनेज करता है, अपने किराएदारों को मैनेज करता है, उनकी मेंटेनेंस करवाता है, और वही उसका क्या है, मेन पर्पस है, मेन बिजनेस है। तो ये एक तरीका हो गया। तो बिजनेस ऑफ लेटिंग हाउसेस, इसको हम अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। फिर 6th पॉइंट क्या आता है, कंपोजिट और जॉइंट रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि कंपोजिट और जॉइंट रेंट हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है किससे, रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से। 7th, लेटिंग ऑफ मशीन, प्लांट एंड फर्नीचर अलोंग विद हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि हम यहाँ पे मशीन वगैरह कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ प्लांट हो सकता है या फिर फर्नीचर अलोंग विद द हाउस प्रॉपर्टी। तो ये कुछ 7 अलग अलग हमारे पास प्रोविजंस हैं जिसके लिए हम चार्जेबिलिटी की बात करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। और हर एक जो पार्ट है इसमें इनकम चार्ज करने का अलग तरीका है, टैक्स चार्ज का अलग तरीका होता है। तो ये हमारे क्या हो गए 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। इसके बाद क्या आता है, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू ओनरशिप। ओनरशिप के अकॉर्डिंग पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला जो पॉइंट आता है, हाउस कंस्ट्रक्टेड ऑन लैंड टेकन ऑन लीज। इस बात का मतलब ये है कि एक पर्सन ने एक लैंड जो है वो लीज पे ले रखी है, उस पर क्या बनाया है, अपना घर बना रखा है। तो एक तरह से वो उसका लैंड तो उसकी हुई नहीं, वो तो लीज पे है, सिर्फ घर क्या है, उसका है। जब उसका लीज कंप्लीट हो जाएगा तो एक तरह से उसकी घर की जो ओनरशिप है वो भी क्या हो जाएगी, चली जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या आता है, जैसे कई बार हम क्या करते हैं, हम फ्लैट्स वगैरह लेते हैं, तो फ्लैट वगैरह भी हम किस पे लेते हैं, लीज पे ही लेते हैं, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का, ड्यूरेशन का हमारे पास क्या होता है, लीज होता है। दूसरा क्या आता है, ओनर ऑफ डिस्प्यूटेड हाउस प्रॉपर्टी। अगर कोई ओनर है डिस्प्यूटेड हाउस प्रॉपर्टी का, एन इंडिविजुअल रिसीविंग रेंट ऑफ अ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी और ऑक्यूपाइंग सच प्रॉपर्टी इन द कैपेसिटी ऑफ लैंडलॉर्ड शैल बी डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ हाउस फॉर इनकम टैक्स पर्पस। तो मान लेते हैं कि एक पर्सन जो है वो ओनर है एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का, या तो ओनर के बेस पे या ओनर खुद, तो उस टाइम पे वो ओनर जो भी इनकम, जो भी पैसा कमाएगा उस पर्टिकुलर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी से, तो वही इनकम टैक्स भरेगा। सपोज करते हैं एक पर्सन है राम, एक पर्सन है श्याम, ठीक है, दोनों के पास एक प्रॉपर्टी है और दोनों जो है वो डिस्प्यूट में कि प्रॉपर्टी किसकी है, ठीक है। भाई श्याम बोल रहा है ये प्रॉपर्टी तो मेरे पापा की थी तो इस पे
हक मेरा होना चाहिए, वो बोल रहा है मेरे फादर की तो मेरा हक होना चाहिए। तो भाई दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जो राम है वो उस प्रॉपर्टी का भी बेनिफिट ले रहा है। तो जो टैक्स है उस इनकम से आने वाले पे वो भी कौन भरेगा? राम ही भरेगा, ठीक है, जब तक कि वो मामला सेटल नहीं किया जाता कोर्ट के अकॉर्डिंग। तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि अगर कोई ओनर है डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का और वही लैंडलॉर्ड या फिर जो मालिक है वो बन के क्या कर रहा है, किराया वगैरह ले रहा है, तो वही जो है इनकम टैक्स के लिए लायबल है, वही इनकम टैक्स पे भी करेगा। तो ये यहाँ पे चीज लिखी हुई है। तो सच प्रॉपर्टी इन कैपेसिटी ऑफ लैंडलॉर्ड शैल बी डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ हाउस फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस एंड द इनकम ऑफ दैट हाउस विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन हिज इनकम। यानी कि जब उसकी टोटल इनकम देखेंगे तो उसमें उस हाउस की इनकम यानी कि वो जो भी इनकम रेंटल इनकम वगैरह जनरेट कर रहा है वो भी उसमें ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जहां पे हम बात करने वाले हैं बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 2020 और सेक्शन 2022। अब ये देखते हैं कौन सा है हमारे पास यहाँ पे। तो हमारे पास ये कुछ 3 पॉइंट है जो हमें इसमें स्टडी करने हैं बेसिक ऑफ चार्ज के अंदर। प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग। अब जो प्रॉपर्टी है वो कोई बिल्डिंग हो सकती है, ध्यान रखना बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? पक्का मकान जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिसमें ईंट सीमेंट ये सब लगाए हुए हैं उसे बिल्डिंग बोलते हैं। और लैंड अपर्टनेंट मींस लैंड कनेक्टेड विद बिल्डिंग लाइक गार्डन गैरेज एटसेट्रा। तो जब हम एक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम बिल्डिंग तो काउंट करेगी और साथ में लैंड अपर्टनेंट, जिसके लिए हमने क्या बोला था कि ये बिलोंगिंग्स होते हैं उस बिल्डिंग के साथ। फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं जैसे पे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि गार्डन है वो हम यूज कर रहे हैं एज अ फैसिलिटी, गैरेज है वो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब जो है कहीं ना कहीं इसमें काउंट किया जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या आएगा? एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। जो पॉइंट मैंने आपको इस क्लोज में भी समझाया था कि एसएससी जो है ना यानी कि वो पर्सन जो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से बेनिफिट ले रहा है, किस चीज का? इनकम जनरेट कर रहा है, तो वो पर्सन जो है ना वो ओनर होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे पास यहाँ पे। इसके बाद इसमें कुछ नोट है। नोट में क्या है? एसएससी नीड नॉट टू बी रजिस्टर्ड ओनर। हो सकता है वो रजिस्टर्ड ओनर ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि भाई प्रॉपर्टी किसी के दादा के नाम पर रजिस्टर्ड थी, ठीक है, वो अब नहीं रहे, ठीक है, उसका उनके बेटे या फिर उनके पोते वगैरह जो भी हैं, उनके एंसेस्ट्रल जनरेशन जो भी है, वो उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट ले रहे हैं, वहां से रेंट इकट्ठा कर रहे हैं। तो इस बात का मतलब ये है कि रजिस्ट्री जरूरी नहीं उस पर्सन के नाम पे ही हो, लेकिन वो फिर भी ओनर कहलाएगा, क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तो उसने ट्रांसफर ना करवाई अपने नाम पे, लेकिन है तो उन्हीं की। तो वही चीज यहाँ पे है। तो एसएससी नीड नॉट टू बी अ रजिस्टर्ड ओनर। जरूरी नहीं कि वो रजिस्टर्ड ओनर हो, लेकिन वो फिर भी उस इनकम पे इनकम टैक्स भरेगा। दूसरा क्या आता है यहाँ पे? ओनरशिप इंक्लूड्स बोथ लीज होल्ड। जो ओनरशिप है उसमें लीज होल्ड प्रॉपर्टी भी आएगी और फ्री होल्ड राइट्स भी आएंगे। फ्री होल्ड यानी कि पूरा मालिकाना हक, लीज होल्ड यानी कि लीज पे ले रखी है। एंड ऑल्सो इंक्लूड्स डीम्ड ओनरशिप। यहाँ पे ओनरशिप आएगी, डीम्ड ओनरशिप। सेक्शन 27 में हम इसे डील करते हैं। सी पॉइंट क्या है? एक्सेसी मस्ट बी ओनर ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। वो प्रीवियस ईयर में भी उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। इट इज नॉट मटेरियल वेदर ही इज द ओनर इन एक्सेसमेंट ईयर। तो ये मटेरियल नहीं रहेगा कि वो सिर्फ एक्सेसमेंट ईयर में क्या है? ओनर है। क्योंकि मैंने आपको एक चीज समझाई थी जब मैं आपको इनकम टैक्स पढ़ाना शुरू कर रहा था, जिनको याद नहीं, आपको याद दिलाता हूं। प्रीवियस ईयर और एक्सेस ईयर दो अलग अलग कंसेप्ट्स होते हैं, इसलिए यहां पे इसने बोला कि जो ओनरशिप है ना वो प्रीवियस ईयर में उसके पास होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं बात कर रहा हूं कि मैं टैक्स भरूंगा अब अपने 25-26 के लिए, 25-26 में अगर मैं टैक्स भर रहा हूं तो मैं टैक्स कब भर रहा हूं? तो वो मेरे लिए क्या हो गया? एक तरह से एक्सेसमेंट ईयर, जब मैं टैक्स भरने वाला हूं। लेकिन वो टैक्स जो है वो उसकी इनकम कब जनरेट हुई थी? 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में। तो भाई वो पिछले साल भी, इसलिए यहाँ पे बोला गया इस पॉइंट में कि वो पिछले साल भी उसके पास मालिकाना हक होना चाहिए, ओनरशिप होनी चाहिए उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की, क्योंकि तभी तो उसने वहां से बेनिफिट लिया है और तभी वो उसकी इनकम में आएगा। और जब 24-25 में वो इनकम जनरेट करेगा उस पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी से, तब भी तो 25-26 में टैक्स भरेगा। जब 24-25 में उसके पास ओनरशिप ही नहीं है, वो इनकम ही जनरेट नहीं कर पाए, तो
25-26 में वो उस हाउस की ओनरशिप को लेके टैक्स क्यों भरे। तो इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वही देखो, एक्सेसिव मस्ट बी ओनर ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। तो इट इज नॉट मटेरियल, क्योंकि ये मटेरियल रहेगा ही नहीं वेदर ही इज नॉट ओनर ऑफ असेसमेंट ईयर। ठीक है, प्रॉपर्टी ही इज नॉट ओनर ऑफ असेसमेंट ईयर। तो इसलिए जो है ना ये कंसेप्ट काफी हमारे पास इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। इसके बाद डी पॉइंट क्या आता है, इफ द टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इज अंडर डिस्प्यूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अगर मान लेते हैं जो टाइटल ऑफ ओनरशिप है एक प्रॉपर्टी की, वो कोर्ट के अंदर डिस्प्यूट में चल रही है, द डिसीजन एज टू हु विल बी द ओनर चार्जेबल टू इनकम टैक्स। मतलब अब यहाँ पे डिसीजन ये लेना है कि हु विल बी द ओनर, तो वो क्या होगा, चार्जेबल होगा टू इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 2022। कब तक, सेक्शन 22 तक। विल बी ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेके टिल द कोर्ट गिव्स इट डिसीजन, जब तक कि कोर्ट अपना डिसीजन ना दे, टू शूट फाइल्ड इन द रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो भी उस टाइम पे उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट कर रहा है वो इनकम टैक्स भरेगा, जब तक भरना पड़ेगा जब तक वो मामला सेटल नहीं हो जाता कोर्ट के जरिए। तो ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट था। तीसरा और आखिरी पॉइंट क्या है, ओनर में नॉट बी यूटिलाइज प्रॉपर्टी टू फर्दर हिज ओन बिजनेस और प्रोफेशन। जो ओनर है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, वो कभी भी अपनी उस प्रॉपर्टी को बिजनेस के लिए और प्रोफेशन के लिए यूटिलाइज नहीं करेगा। The profits from which are subject to taxation, क्योंकि जो प्रॉफिट है फिर वहां से जो आ रहा है वो भी टैक्सेशन में काउंट किया जाएगा, यानी कि वो प्रॉफिट भी उसके टैक्सेशन का पॉइंट यहाँ पे बनेगा। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो उसने एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट किया हुआ ना उस रूम रेंट उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को यूज करके अपने, वो भी टैक्सेशन का पार्ट जरूर बनता है। वही चीज मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल देके समझाया भी था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है। ठीक है, जहां पे हमने आज बात की कि टैक्सेशन के अलग अलग क्लोजेस कौन कौन से होते हैं और कैसे हम जब अलग अलग तरह से इनकम फॉर्म, अलग तरह की इनकम फॉर्म में जनरेट करते हैं प्रॉपर्टी से इनकम, तो उसे कैसे कैसे ट्रीट किया जाता है, उसे कुछ खास पॉइंटों के बारे में बात की। इसके अलावा सेक्शन 22 जहां पे हम बात करते हैं बेसिस ऑफ चार्ज, वो मैं डिस्कस किया। ठीक है, अभी भी बहुत कुछ डिस्कस करना बाकी है इस चैप्टर के अंदर। हम न्यू टैक्स रिजीम भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो सब हम कंप्लीट करेंगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर। तो जहां पे इस वीडियो से हम थोड़ा बहुत शिफ्ट करेंगे थ्योरी से न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो पहले तो हम फॉर्मेट्स को समझना शुरू करेंगे ताकि हम उसकी हेल्प से न्यूमेरिकल्स कर पाएं, क्योंकि इनकम टैक्स में न्यूमेरिकल्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज में टैक्स निकालने वाले हैं। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमारी शुरुआत हो जाएगी न्यूमेरिकल्स की। तो आने वाले चैप्टर में हम और ज्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो देखते हैं आज का कंसेप्ट, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर चाहिए 9667836336 व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कंसेप्ट, प्रॉपर्टी हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड। तो पहले तो हमारा ये टॉपिक रहेगा सबसे मेन कि प्रॉपर्टी जो हमने एज अ स्टॉक ट्रेड के लिए रखी हुई है। हम सब जानते हैं अगर हम एज अ बिजनेस बात कर रहे हैं तो हम बहुत सी प्रॉपर्टी रखते हैं अपने पास जो हमें ट्रेड करनी होती है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल बार बार ट्रेड करना है, बाय करना है, सेल करना है, तो एज हमने स्टॉक उसे रखा हुआ है। तो कई बार जो बिल्डर्स है ना वो बिल्डिंग्स को भी एज अ स्टॉक अपने पास रखते हैं, या तो रीसेल के पर्पज से, मतलब फॉर एग्जांपल एक बिल्डर है उसने कोई बिल्डिंग बनाई, वो उन सारे फ्लैट्स को ठीक है क्या करेगा, सेल करेगा, तो उसको हो गई रीसेल की बात। लेकिन कई बार अगर रीसेल नहीं भी होता है तो फिर वो जो पर्सन है टेम्परेरी टाइम के लिए उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को रेंट पे भी लगा सकता है, यानी कि इनकम जनरेट करने के लिए उसने बिल्डिंग्स को एज अ स्टॉक अपने पास रखा हुआ है, जिसको या तो वो रीसेल करके पैसा कमाएगा या फिर उससे रेंटल इनकम जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हो गई मेन बात। तो ये मैंने आपको समझाया कि प्रॉपर्टी हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड ये होता क्या है। तो प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूट्स स्टॉक इन ट्रेड ऑफ बिजनेस, देन इनकम इज टू बी चार्ज्ड ओनली अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो जोन सा हेड हम जिस हेड के अकॉर्डिंग हम इस इनकम को चार्ज करते हैं वो हेड कौन सा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वो इनकम जो हमने हाउस प्रॉपर्टी से जनरेट की है टिल द टाइम, उस टाइम तक दे आर अनसोल्ड, जब तक वो अनसोल्ड नहीं की गई।
जब तक वो अनसोल्ड है, सिंपल सी बात है। क्योंकि एक बिल्डर भी रेंटल इनकम जब तक जनरेट कर सकता है तब तक वो उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर देता। फॉर एग्जांपल, एक बिल्डर ने कोई फ्लैट लिया, अब उस फ्लैट को जब तक तो रेंट पे लगाओगे, या फिर आप नहीं मान लेते कोई घर लिया, मैंने कोई घर लिया, उससे हम रेंटल इनकम जब तक जनरेट कर सकते हैं जब तक वो अनसोल्ड है, हम उसे बेच नहीं रहे। जैसे ही बेच देंगे उसकी ओनरशिप चेंज हो जाएगी, फिर वो पर्सन डिसाइड करेगा कि उसे रहना है, रेंट पे लगाना है या फिर रीसेल करना है। तो वही सेम चीज यहाँ पे है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम जब तक मानेंगे जब तक वो क्या है, अनसोल्ड ट्रीट की गई है। अब समझते हैं इसके एक्सेप्शंस। इफ द लेटिंग आउट इज सप्लीमेंट्री टू द मेन बिजनेस देन रेंटल इनकम इज टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम। अगर हम मान लेते हैं लेटिंग आउट जो है ना वो सप्लीमेंट्री है मेन बिजनेस के लिए, तो जो रेंटल इनकम है उसको हम एज अ बिजनेस इनकम उसे टैक्सेबल मानेंगे। डिडक्शंस और अलाउंसेस फ्रॉम सच इनकम हैव टू बी कैलकुलेटेड। और यही नहीं, हम इस इनकम पे डिडक्शंस भी कैलकुलेट करेंगे और साथ साथ जो अलाउंसेस मिलने वाले हैं वो भी कैलकुलेट करेंगे। सच इनकम हैव टू बी कैलकुलेटेड एज रिलेटिंग टू पीजीबीपी एंड नॉट रिलेटिंग टू हाउस प्रॉपर्टी। तो हम इसे एज अ हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं मानेंगे, हम ऐसे एज अ बिजनेस इनकम इसे मानेंगे। ठीक है, तो ये तो होगा एक सिंपल सा टर्म। तो पहले आप यहाँ तक का एक बार उतार लो, ठीक है, क्योंकि फिर इसके बाद मैं एक फॉर्मेट बनाने वाला हूँ, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस वाले टॉपिक को। ठीक है, पहले एक बार आप सारा उतार लेना, क्योंकि अब हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे फॉर्मूलों के बारे में और किसके बारे में, फॉर्मेट्स के बारे में, जिसके अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करेंगे आने वाली वीडियोज में, आने वाले कंसेप्ट में। ठीक है, तो पहले फटाफट यहाँ तक उतार लो, फिर समझते हैं इससे आगे। चलो फिर अब आगे समझते हैं। तो अब जो हमारे पास पहला टॉपिक आता है वो क्या आता है, हाउ टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब तो मैंने आपको समझाया कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है क्या है। अब हम समझते हैं कि हम निकालेंगे कैसे, कि कैसे आएगा, क्या वैल्यू आएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मेट है, ये आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट याद होना चाहिए, इसके बाद ही आप निकाल पाओगे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आई है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, GAV, जिसका मतलब क्या होता है, ग्रोस एनुअल वैल्यू, यानी कि एक साल की कितनी वैल्यू रही है वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास आने वाला एक अमाउंट है, या तो लेट आउट है या डीम टू बी लेट आउट, तो ये हमारे पास हमने वो अमाउंट मान लिया। इसके बाद लेस क्या करेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटी। हम सब जानते हैं प्रॉपर्टी रखने के लिए भी हमें एक टैक्स देना पड़ता है, हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, तो वो हम इसमें से माइनस करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास वैल्यू। ठीक है, GAV ग्रोस एनुअल वैल्यू। फिर हमने इसमें से क्या माइनस कर दिया, प्रॉपर्टी टैक्स, तो हमारे पास क्या निकलेगा, नेट एनुअल वैल्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, NAV। हम NAV निकालेंगे, फिर उसमें से लेस करेंगे डिडक्शंस। ठीक है, तो अंडर शेड्यूल 24 के हिसाब से डिडक्शंस क्या माइनस करेंगे हम इसमें से, एक तो 30% ऑफ NAV माइनस होगा, तो वो हमारे पास मान लेते हैं ये कुछ एक्स अमाउंट आया, वो तो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कितना हमने अर्निंग करी है, वो सब हम न्यूमेरिकल में देखेंगे। आपको मेन फॉर्मेट का पता होना बहुत जरूरी है। तो 30% ऑफ NAV माइनस करोगे, NAV मैंने ऊपर निकाला था, ठीक है, माइनस करने के बाद जो आंसर आया था, तो उस NAV का 30% हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड, भाई हो सकता है जो प्रॉपर्टी बनाई है उस प्रॉपर्टी को बनाने में बैंक से लोन लिया हो, अब बैंक से लोन लिया होगा तो भाई क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक से लोन पे, तो हम वो माइनस करेंगे। तो लोन्स पे जो लोन्स पे करने हमें पेड और पेएबल, तो वो लोन्स माइनस करेंगे, जो भी हमें इंटरेस्ट पे करना है वो माइनस करेंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके टोटल डिडक्शंस मिल जाएंगे हमें, कि देखो एक तो हमें 30% ऑफ NAV की छूट मिलेगी, वो डिडक्शन ले लिया, इंटरेस्ट का डिडक्शन ले लिया लोन के ऊपर, दोनों को मिला के टोटल हमारे पास ये अमाउंट है डिडक्शन का। तो इसमें से हम ये वाला पार्टी माइनस करेंगे तो हमारा NAV आया था, फिर इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या बनेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये तो हो गया तरीका निकालने का कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद एक चीज और कि भैया चलो ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि भाई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जो हमारे पास आने वाली है वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, लेकिन अब एक चीज और बताओ कि यहाँ पे हमारे पास ये आई है एनुअल वैल्यू, ये हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी हमें तरीका चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मेट ये रहा, डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, सेक्शन 23 डील करता है इसके साथ, कि जहां पे हम एनुअल वैल्यू निकालना सीखते हैं कि एनुअल वैल्यू कैसे निकलता है। तो इसका स्टेप 1 क्या रहेगा, अब ये सारे के सारे स्टेप उसके हैं, अभी स्टेप 1 देखते हैं।
डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट, हम यहाँ पे पहले कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट क्या रहने वाला है। एक्सपेक्टेड रेंट यानी कि हमें कितना रेंट मिल सकता है, वो होता है एक्सपेक्टेड रेंट। तो हम इस कैसे निकालेंगे, या तो पहले हम लिखेंगे फेयर रेंट, हमने कोई भी अमाउंट मान लिया फेयर रेंट। अब ये क्या होता है, डिटरमाइंड ऑन बेसिक ऑफ रेंट फेच्ड बाय सिमिलर प्रॉपर्टी। ये हमने एक तरह से जैसे कि हम भी जब प्रॉपर्टी का रेंट लगाते हैं तो हम इस तरीके से लगाते हैं ना कि ऐसी ही प्रॉपर्टी सेम लोकेलिटी के अंदर सेम एरिया कितने पे चढ़ रहा है, यानी कि आसपास के लोग कितने पे रेंट पे दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम रेंट लगाते हैं। वही सेम चीज यहाँ पे है जब हम फेयर रेंट की बात करते हैं, क्योंकि अभी ये थोड़ी ना कि किसी का अपना घर है तो वो कुछ भी अमाउंट मांग लेगा, नहीं, कंपटीशन के हिसाब से मांगा जाता है और एक दूसरे को देख के मांगा जाता है। तो फेयर रेंट का मतलब क्या है, डिटरमाइंड ऑन बेसिस ऑफ रेंट फेच्ड बाय सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम और सिमिलर लोकेलिटी। मतलब सेम लोकेलिटी के अंदर सेम प्रॉपर्टी लोग कितने पे रेंट पे दे रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग हम अपना रेंट डिटरमाइन करते हैं। ये होता है फेयर रेंट निकालने का तरीका, जो हमने निकाल लिया कोई भी अमाउंट ये वाला। फिर क्या निकालेंगे, म्युनिसिपल वैल्यूएशन। अब भाई जो म्युनिसिपल अब एमसीडी होती है हर एक जगह की, ठीक है, तो वो किस अकॉर्डिंग जो है एक तरह से निकालती है वैल्यूएशन, वो देखते हैं। तो फॉर कलेक्टिंग म्युनिसिपल टैक्सेस लोकल अथॉरिटीज मेक अ पीरियडिकल सर्वे। तो जो लोकल अथॉरिटी है वो एक पीरियडिकल सर्वे करती रहती है ऑफ ऑल बिल्डिंग, हर एक बिल्डिंग का, इन देयर जुरिसडिक्शन, सच वैल्यूएशन रिप्रेजेंटिंग अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग। और ये वैल्यूएशन ये दिखाती है कि अर्निंग कैपेसिटी कितनी है एक बिल्डिंग की, और उसके हिसाब से रेंटल का पता लग सकता है। तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन हमने निकाल लिया यहाँ पे। फिर हम क्या लेंगे, ए और बी विच एवर इज हायर, या तो फेयर रेंट ये वाला ज्यादा हो या फिर ये वाला ज्यादा हो, दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो दोनों में से कोई वैल्यू ले ली हमने यहाँ पे। इसके बाद में डिसाइड करते हैं स्टैंडर्ड रेंट, वो एक अमाउंट मान लिया। और फिर सीओडी में क्या मान लेते हैं, विच एवर इज लेस, वो हमारा क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। मतलब दोनों में से जो भी कम है, मतलब या तो ये कम है, ये वाला अमाउंट कम है, या फिर स्टैंडर्ड रेंट ये कम है। दोनों में से कौन सा कम होगा वो हम कहां से, देखो ध्यान से समझना, हमने एक फेयर रेंट निकाला आसपास के रेंट को देखते हुए। दूसरी चीज क्या निकाली कि म्युनिसिपल कितना वैल्यूएशन बता रही है रेंट के हिसाब से, वो निकाला। फिर हम तीसरी चीज क्या लेंगे, वो वैल्यू जो इन दोनों में से ज्यादा है, या तो फेयर रेंट ज्यादा हो या फिर म्युनिसिपल वैल्यूएशन ज्यादा हो। दोनों में से एक रेंट हम यहाँ पे ले लेंगे। एक रेंट हमने यहाँ पे ले लिया, मान लेते हैं जो फेयर रेंट है हमारे अकॉर्डिंग 5,000 है, लेकिन म्युनिसिपल क्या बोल रहा है कि भाई नहीं, हम तो 4,000 ही मान सकते हैं इस प्रॉपर्टी की वैल्यू, रेंट की वैल्यू। तो हम फिर भी ज्यादा वाली लेंगे, विच एवर इज हायर, 5,000 ले लेंगे। अब उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट क्या बोलता है वो हम एक रख लेंगे वहां पे। और फिर सीओडी में क्या लेंगे, एज अ एक्सपेक्टेड रेंट जोन सी वैल्यू कम है, या तो स्टैंडर्ड रेंट कम हो या फिर जो ऊपर दोनों में से कम आई थी वो कम हो, ठीक है। तो हम उसको अपना आंसर मान लेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट मान लेंगे। इसके बाद क्या आता है, स्टैंडर्ड रेंट को मैं डिफाइन कर दिया है, स्टैंडर्ड रेंट अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट्स। स्टैंडर्ड रेंट इज द मैक्सिमम रेंट, वो एक तरह से मैक्सिमम रेंट हो गया विच अ पर्सन कैन लीगली रिकवर फ्रॉम इस टेनेंट। मतलब एक पर्सन जो लीगल तरीके से रेंट ले सकता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रेंट बोलते हैं, यानी कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेंट। क्योंकि गवर्नमेंट भी रेंट डिटरमाइन करती है ताकि लोग जो है या फिर जो भी रेंट पे रहने वाले पर्सन है वो एक्सप्लॉइट ना किए जाए। यूं कि कुछ भी अंधा अमाउंट मांग लिया रेंट के लिए, नहीं, अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट, ताकि रेंट क्या रहे, कंट्रोल में रहे। यानी कि स्टैंडर्ड रेंट एक तरह से मैक्सिमम रेंट हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे है, अगर स्टैंडर्ड रेंट ज्यादा है या फिर इन दोनों में जो अमाउंट, स्टैंडर्ड रेंट ज्यादा है पर इन दोनों में से कोई अमाउंट कम है स्टैंडर्ड रेंट के हिसाब से, तो हम कौन सा लेंगे, इन दोनों में से कोई अमाउंट ले लेंगे। यानी कि जब हम लास्ट में वैल्यू निकालते हैं इन दोनों की हेल्प से और एक इस ये वाला अमाउंट जो है, तो जोन सा कम होता है ना वो लेते हैं, विच एवर इज लेस, वो हमारा क्या बनता है, एक्सपेक्टेड रेंट बनता है। इसके बाद आगे एक और फॉर्मेट हमारे पास यहाँ पे आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट एक्चुअली रिसीव्ड और रिसीवेबल। यहाँ पे हम ये डिटरमाइन करना सीखेंगे कि हमने एक्चुअली में कितना रेंट रिसीव किया या फिर हम कितना रेंट रिसीव करने वाले हैं, रिसीवेबल या फिर रिसीव्ड। अब इसमें कैसे निकालेंगे, रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर, पहले तो वो लिख लो, और दैट पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर फॉर विच द प्रॉपर्टी इज अवेलेबल फॉर लेटिंग आउट। जब तक प्रॉपर्टी रेंट पे थी हमने वो अमाउंट लिख लिया, लेस अनरियलाइज्ड रेंट इफ फ्यू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। एक हम लेस कर देंगे अनरियलाइज्ड रेंट, यानी कि चलो ठीक है हमने रेंट का अमाउंट निकाल लिया कि टोटल कितना रेंट हमें मिला है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अनरियलाइज्ड रेंट भी हमें देखने को मिलता है। अनरियलाइज्ड रेंट बहुत से केसेस में हो सकता है कि फॉर एग्जांपल भाई जिस पर्सन को अपने रेंट पे मकान दे रखा था वो रेंट लेके भाग गया, हमने लीगली सारी कोशिश कर ली फिर भी वो रेंट हमने रिकवर नहीं कर पाई, या फिर झगड़ा हो गया अपने किराएदार से तो उसने रेंट नहीं दिया, तो बहुत से रीजन हो सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है, हम यहाँ पे लेस
करेंगे अनरियलाइज रेंट, यानी कि वो रेंट जो हमें नहीं मिला है, जो हम रिकवर नहीं कर पाए। तो अनरियलाइज रेंट इफ फ्यू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है तो ठीक है। रेंट रिसीव और रिसीवेबल बिफोर डिडक्टिंग लॉस ड्यू टू वैकेंसी। अब ध्यान रखना, अब वहां से हमारे पास क्या निकलेगा, ये जो अमाउंट बचेगा ना माइनस होने का, ये हमारे पास क्या होगा, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बिफोर डिडक्टिंग लॉस ड्यू टू वैकेंसी। हमने इसमें से वो लॉस माइनस नहीं किया जो वैकेंसी की वजह से आया है। अब बात में वैकेंसी की वजह से लॉस, अरे भाई जब मकान, जरूरी थोड़ी ना कि हर टाइम किराए पे चढ़ा ही हो, अगर कई बार जो मकान है या फिर जो कमरा है वो किराए पे नहीं चढ़ा होगा तो लॉस भी तो होगा उस स्पेस का, क्योंकि किराया तो मिल नहीं रहा उस स्पेस का। तो वही चीज यहाँ पे है, बिफोर डिडक्टिंग लॉस ड्यू टू वैकेंसी। इसके बाद लेस क्या करेंगे, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, फिर हमने माइनस किया वो लॉस जो वैकेंसी की वजह से हुआ। जैसे सपोज करते हैं कि मान लेते हैं कोई मकान जो है उससे 60,000 रुपये आने थे, मान लेते हैं 5,000 रुपये रेंट है, ठीक है, एक कमरे का, एक महीने का, 12 महीने के हिसाब से हम मान लेते हैं 60,000 रुपये जब मिलने थे। लेकिन दिक्कत क्या है कि 4 महीने मकान खाली रह गया, मकान बिका ही नहीं, तो 20,000 रुपये का लॉस हो गया ना भाई। तो कितना रेंट हमने कमाया होगा, 40,000 रुपये, ठीक है। और अगर अनरियलाइज्ड है तो वो भी माइनस करना पड़ेगा कि भाई 2 महीने का तो लेके भाग गया रेंट, यानी कि 10,000 रुपये वो भी घटा लो, फिर तो 30,000 रुपये रेंट मिला सिर्फ। वही सेम चीज यहाँ पे है। तो लेस क्या करेंगे, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, की वैकेंसी की वजह से क्या लॉस हुआ, फिर क्या होगा, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल आफ्टर लॉस ड्यू टू वैकेंसी। तो ये रेंट हमें फाइनली यहाँ पे क्या हुआ है, मिला है, ये अमाउंट हमें एज अ रेंट की फॉर्म में मिला है। तो यहाँ पे देखो, इफ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल आफ्टर एलडीवी, अब एलडीवी क्या है, लॉस ड्यू टू वैकेंसी इज हायर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनता है, ERR। अब ERR का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया कि एक्सपेक्टेड कितना रेंट हमें यहाँ पे मिला है। देन GAV हमारे पास कैसे निकलेगा, अब GAV क्या था हमारे पास, ग्रोस एनुअल वैल्यू, वो निकलेगा ARR, ठीक है, यानी कि एक्चुअल रेंट रिसीव माइनस में UR हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, UR हमारे पास वो अमाउंट हो गया है जो अनरियलाइज रेंट है। हाँ, तो ARR हमारे पास क्या हो गया, एक्चुअल रेंट रिसीव, यानी कि हमने कितना रेंट रिसीव किया, माइनस करेंगे अनरियलाइज्ड रेंट, यानी कि जो हमने रियलाइज ही नहीं किया, हमें मिला ही नहीं, मतलब एक्चुअल कितना मिलना चाहिए था, अनरियलाइज्ड रेंट कुछ वो लेके भाग गया, कुछ हमें लॉस हुआ, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, खाली रहने की वजह से, दोनों चीज माइनस कर दी। अनरियलाइज, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लेते हैं एक कमरा 5,000 रुपए में चढ़ता है एक महीने के लिए, तो साल भर में 60,000 रुपए मिलने चाहिए थे, अनरियलाइज रहा 2 महीने का, रेंट लेके भाग गया वो, और वो मैं रिकवर भी नहीं कर पाया, 10,000 रुपए का वो नुकसान, ठीक है। तो 60 में से 10 गए, कितना बचा, 50, 4 महीने खाली रहा वो, तो 20,000 रुपए का वो नुकसान, तो 50 में भी 30,000 रुपए मुझे एक्चुअली मिलेंगे। तो इफ ARR आफ्टर डिडक्टिंग UR एंड LDV, जब हम ARR निकालते हैं, ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग UR एंड LDV इज लेस देन ER, देन स्टेप 3, तो हम स्टेप 3 की तरफ जाएंगे, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो अमाउंट आया है ARR का, UR को हटाने के बाद और LDV, यानी कि UR यानी कि अनरियलाइज्ड रेंट को हटाने के बाद और LDV लॉस ड्यू टू वैकेंसी हटाने के बाद जो बचेगा, अगर वो एक्सपेक्टेड रेंट से कम है तो हम स्टेप 3 की तरफ जाएंगे। और इसमें क्या होगा, इफ ARR आफ्टर डिडक्टिंग UR एंड LDV इज लेस देन ER ड्यू टू लॉस ड्यू टू वैकेंसी ओनली, देन GAV इक्वल्स टू ARR माइनस UR माइनस LDV। तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। दूसरा, इफ ARR आफ्टर डिडक्टिंग UR LDV इज लेस देन ER, तो ड्यू टू वैकेंसी एंड अदर फैक्टर्स, देन GAV, तो हमारे साथ होगा ER माइनस में LDV, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, ठीक है। और इसके बाद तीसरा क्या होता है, इफ ARR आफ्टर डिडक्टिंग UR एंड LDV, अगर हम ARR निकाल रहे हैं UR और LDV को हटाने के बाद वो लेस देन है ER से ड्यू टू अदर फैक्टर, किसी और फैक्टर, ये भाई तीनों में अलग रीजन है। पहले पार्ट में रीजन क्या था, लॉस ड्यू टू लॉस ऑफ वैकेंसी ओनली, सिर्फ ये फैक्टर था। दूसरे में क्या फैक्टर बना, लॉस ड्यू टू वैकेंसी और दूसरे फैक्टर, तो हमने दोनों माइनस किए। और तीसरे में क्या बना है, सिर्फ दूसरे फैक्टर्स, तो हमारा GAV बराबर होता है ER के, एक्सपेक्टेड किसके, रेंट के। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, जिसके जरिए जो है ना हम क्या निकाल सकते हैं कि असली में हमें प्रॉपर्टी से कितनी इनकम मिल रही है। उम्मीद है आपको सारे फॉर्मेट समझ में आए हैं।
और हमारे पास कंसेप्ट क्या है कि पहले तो न्यू टैक्स रिजीम होता क्या है, ठीक है, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी केस में कैसे काम करता है। तो इसको समझते हैं, द एक्सेसिव इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, ठीक है, जब हम बात करते हैं किसी पर्सन की जो टैक्स पे करेगा या फिर जो टैक्स के लिए लायबल है, ठीक है, वो चाहे इंडिविजुअल हो चाहे मेंबर हो एचयूएफ का, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्यों ना हो, विल नॉट बी एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट ऑन अ हाउसिंग लोन फॉर अ सेल्फ ऑक्यूपाइड होम इफ दे चूज टू अडॉप्ट द न्यू टैक्स रिजीम। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल है या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जो चूज करता है या फिर अडॉप्ट करता है न्यू टैक्स रिजीम को, तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा किस चीज के लिए, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन फॉर अ सेल्फ ऑक्यूपाइड होम, वो भी उस घर के लिए जो किसके लिए चाहिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड, यानी कि खुद के रहने के लिए चाहिए, तो उसके लिए वो इंटरेस्ट को लेके एलिजिबल नहीं होगा हाउसिंग लोन के ऊपर। क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कंसेप्ट डिस्कस किया था, आपको याद होगा, फॉर्मेट डिस्कस किया था कि जहां पे जब हम इनकम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो हम जो है ना वो इंटरेस्ट को माइनस करते हुए चल रहे थे, यानी कि इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे थे बैंक को उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो लोन चल रहा है उसके ऊपर, तो हम उसको डिडक्ट करते हुए चल रहे थे। अब उसके लिए एलिजिबल यहाँ पे नहीं होंगे न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग। दूसरा, स्टेटेड अदरवाइज द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस मस्ट ऑलवेज बी जीरो। क्योंकि हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि भाई जो अगर एक पर्सन ने सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस लिया है, यानी कि खुद के रहने के लिए घर लिया है, तो उससे इनकम क्या होगी, जीरो, ऑलवेज बी जीरो। क्योंकि एक ऐसा घर, हम हमेशा बोलते हैं कि जो घर है वो एसेट होता है, पर ऐसा नहीं होता। एसेट हमेशा वो चीज होती है जो आपको पैसा कमा के दे। अगर हम थोड़ा और ध्यान से समझें, अगर एक ऐसा घर है जिसमें हम खुद रह रहे हैं तो वो एसेट नहीं है, लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो हमें इनकम जनरेट करके भी नहीं देगा। दूसरा, उस पे मेंटेनेंस कॉस्ट हमेशा आती रहेगी। तो वही सेम चीज यहाँ पे हमारे पास आती है। तो हाउस मस्ट ऑलवेज बी जीरो। तो दिस क्लोज विल ओनली अप्लाई टू मैक्सिमम ऑफ टू प्रॉपर्टीज। तो ये जो क्लोज है वो विल ओनली अप्लाई, कब अप्लाई होता है, टू मैक्सिमम ऑफ टू प्रॉपर्टीज, मैक्सिमम दो प्रॉपर्टीज के ऊपर, दैट आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेज माने जाते हैं। व्हेन देयर आर मोर देन टू सेल्फ ऑक्यूपाइड होम्स, अगर दो से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड होम्स हैं तो दे आर कंसीडर्ड टू बी लेट आउट होम्स। यानी कई बार लोग ऐसा भी दिखाते हैं अपनी इनकम को छुपाने के लिए, अपनी रेंटल इनकम या फिर प्रॉपर्टी से आती इनकम को छुपाने के लिए, कि वो जो घर है हमने खुद के डोमेस्टिक यूज के लिए ले रखा है। लेकिन कई बार लोग जो है वो जैसे कि इनकम टैक्स अकॉर्डिंग हम दो से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस अपने पास नहीं रह सकते, या हम फिर उसे क्या मानेंगे, लेट आउट होम्स मानेंगे, अगर दो से ज्यादा घर है तो जो हमने खुद ऑक्यूपाई कर रखे हैं। तो ये हो गया हमारे पास पहला कंसेप्ट न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। अब अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन को समझते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग। तो पहला हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, स्पेशल प्रोविजंस फॉर एरियर्स ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज्ड। हमने एक चीज के बारे में बात की थी, एरियर ऑफ रेंट के बारे में बात की थी, या फिर हमने बात की थी अनरियलाइज्ड रेंट के बारे में, यानी कि एक ऐसा रेंट जो अब तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कि जिसको हम रिकवर नहीं कर पाए, यानी कि जिसको भी हमने प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी थी, या तो वो रेंट लेके भाग गया, या फिर हमने जो भी लीगल एक्टिविटीज की उसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास जो हम रेंट है वो कवर नहीं कर पाए। तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि कुछ रेंट ऐसा है जो अनरियलाइज्ड रेंट की कैटेगरी में आएगा, रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली, और वो रिसीव हो गया बाद में, तो सेक्शन 25A के अकॉर्डिंग हम इसे ट्रीट करते हैं। यानी कोई ऐसी इनकम जो हमने कमा तो नहीं थी पर हमें रिसीव नहीं हुई, वो अनरियलाइज्ड रह गई, लेकिन बाद में फ्यूचर में जाके मान लेते हैं कि वो पर्सन उस टाइम उसके पास इनकम नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, वो रेंट नहीं दे पाया होगा, लेकिन बाद में जैसे उसके पास इनकम आई वो अपना रेंट वापस देके चला गया, यानी कि वो हमने बाद में इन फ्यूचर रिसीव कर लिया, तब तो वो इनकम में काउंट होगा ना। तो वही सेम चीज यहाँ पे है, उसको हम ट्रीट करते हैं सेक्शन 25A के अकॉर्डिंग। Accessee who receives rent arrears from a tenant or later realizes unrealized rent from a tenant, यानी कि जो accessee यानी कि जिसको टैक्स पे करना है या फिर जो ओनर उस प्रॉपर्टी का, उसने रेंट एरियर को रिसीव कर लिया फ्रॉम अ टेनेंट यानी कि किराएदार से अपने, और लेटर रियलाइजेस अनरियलाइज्ड रेंट फ्रॉम अ टेनेंट, या फिर लेटर बाद में रियलाइज कर लिया, एज अप्लीकेबल विल बी कंसीडर्ड टू हैव अर्नड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इसको हम कंसीडर क्या करते हैं, अर्नड इनकम में काउंट करते हैं फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए इन विच रेंट इज रिसीव, यानी कि एक तरह से कि जिस साल में, जिस फाइनेंशियल ईयर में हमने रेंट रिसीव किया, तो वो हमारे अर्नड इनकम का पार्ट
पार्ट बन जाएगा। तो वही सेम चीज यहाँ पे है, तो उस टाइम पे हम फाइनेंशियल एलिमेंट से एज अर्नड इनकम दिखाएंगे, रिसीव्ड और रियलाइज, रिडक्शन ऑफ 30%, जो रिडक्शन है 30% का ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट वो यहाँ पे लगेगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगला पॉइंट क्या आता है, दूसरा पॉइंट, ये तो क्या पहला पॉइंट कि एरियर को लेके या फिर ऐसे रेंट को लेके जो अनरियलाइज्ड रेंट है उसको हम किस तरीके से इनकम टैक्स के अंदर ट्रीट करते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है, अमाउंट नॉट डिडक्टिबल इन द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्शन 25, यानी कि वो अमाउंट जिसको हम डिडक्ट नहीं करेंगे जब हम इनकम कैलकुलेट करेंगे हाउस प्रॉपर्टी से सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग। 3 पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या आएगा, इंटरेस्ट पेएबल आउटसाइड इंडिया, अगर इंटरेस्ट जो है वो आउटसाइड इंडिया में जा रहा है तो हम उस अमाउंट को डिडक्ट नहीं करेंगे। मतलब वही बात है कि भाई इनकम टैक्स का बेनिफिट क्यों दे जब वो हमारी कंट्री में है ही नहीं। तो वही सेम चीज यहां पे है, तो सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर एक्ट एंड ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड और डिडक्टेड एट सोर्स एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच देयर इज नो पर्सन इन इंडिया, यानी कि वो पर्सन जो है वो इंडिया में नहीं है, उसके रिस्पेक्ट में वो अमाउंट डिडक्ट किया गया है तो उसको हम डिडक्ट नहीं करेंगे। हु मे बी सब्ट्रैक्टेड, हो सकता है उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया हो इन कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जब वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कंप्यूट कर रहा हो लेकिन वो अमाउंट डिडक्ट नहीं किया जा सकता है। तो वही चीज यहां पे है, अमाउंट नॉट डिडक्टिबल इन द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 25, क्योंकि उसका इंटरेस्ट इंडिया में नहीं है, वो इंडिया में है ही नहीं, किसी फॉरेन कंट्री में रह रहा है, तो अमाउंट हम माइनस नहीं करेंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि जनरली नॉन रेजिडेंट्स को वो डिडक्शंस नहीं मिलते हैं जो रेजिडेंट्स को इंडिया में मिलते हैं, यानी कि उन्हें वो बेनिफिट्स इनकम टैक्स के अंदर नहीं मिलेंगे जो रेजिडेंट को मिलते हैं। वही सेम चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली भी। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, बी पॉइंट में, एनुअल वैल्यू टू बी इन नेगेटिव। अब एनुअल वैल्यू नेगेटिव में कब होगी, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जब फॉर्मेट समझा था जब भी समझाया था, या तो हम हाउस टैक्स ज्यादा पे कर रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स ज्यादा पे कर रहे हैं, म्युनिसिपल टैक्स ज्यादा दे रहे हैं जो हमें लोकल अथॉरिटी को पे करना पड़ रहा है, या फिर अनरियलाइज्ड रेंट हो जाता है। जैसे सपोज करते हैं, फिर से एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस पे पर मंथ हमें 5,000 रुपए रेंट मिलता है, तो ईयरली कितना रेंट मिलेगा हमें, 60,000 रुपए। मान लेते हैं 60,000 रुपए हमने रेंट की फॉर्म में कमाया, ठीक है, इसमें से मान लेते हैं कि 40,000 रुपए अनरियलाइज्ड है, यानी कि 8 महीने का रेंट हमें यहाँ पे मिला ही नहीं, 40,000 रुपए अनरियलाइज्ड है, ठीक है, और 30,000 रुपए मैंने क्या दिया, प्रॉपर्टी टैक्स, तो 30,000 प्रॉपर्टी टैक्स, ऐसा तो मैं लॉस में चला गया, माइनस का 10,000। और अगर मान लेते हैं कि मैंने टैक्स दिया सिर्फ 20,000 रुपए, तो भी मुझे कोई इनकम नहीं हुई। वही सेम चीज यहाँ पे है, एनुअल वैल्यू टू बी नेगेटिव, की एनुअल वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, तो उसके रीजन ये हो सकते हैं कि जितना रेंट रिसीव हुआ, ठीक है, और उसमें से अनरियलाइज्ड रेंट ज्यादा था, ठीक है, और हाउस टैक्स भी या फिर प्रॉपर्टी टैक्स भी ज्यादा था, जिसकी वजह से हमारी एनुअल वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव में हो गई। तो म्युनिसिपल टैक्सेस आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस ईयरली वैल्यू, यानी कि हम हमेशा जो भी म्युनिसिपल टैक्सेस हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, उसको माइनस करते हैं ग्रॉस ईयरली वैल्यू में से, ठीक है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एनुअल वैल्यू, ताकि हम एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कर सके। द ईयरली वैल्यू इज नेगेटिवली इंपैक्टेड इफ एनी एक्सेसी पेज म्युनिसिपल टैक्सेस। एक ईयरली वैल्यू जो है ना वो हमेशा नेगेटिवली इंपैक्ट करेगी अगर म्युनिसिपल टैक्सेस दैट एक्सीड द ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यानी कि टैक्स ज्यादा पे किया है और ग्रॉस एनुअल वैल्यू कम है। इसका मतलब क्या है कि वो पर्सन वो इनकम टैक्स, वो इनकम जनरेट करने वाला एक्सेसी लॉस में है, उसे नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है। वही देखो ना ऊपर वाले पॉइंट में कि इनकम होनी थी 60,000 रुपए, 40,000 तो मेरे ही नहीं, अनरियलाइज्ड हो गए, ठीक है, 30,000 रुपए टैक्स भर दिया, 10,000 रुपए अपनी जेब से भरना पड़ा उस पर्सन को। तो वही सेम चीज यहां पे है कि एनुअल वैल्यू टू बी इन नेगेटिव। अब ऐसे केस में होता क्या है उसको देखते हैं। तो सी पॉइंट क्या आता है, डिडक्शंस फ्रॉम नेगेटिव एनुअल वैल्यू, कि डिडक्शंस क्या मिलेंगे, नेगेटिव एनुअल वैल्यू को लेके। तो डिडक्शंस अलाउएबल ऑन परसेंटेज और प्रोपोर्शनल बेसिक, तो जो डिडक्शंस मिलेंगे वो अलाउ किए जाएंगे परसेंटेज पे या फिर प्रोपोर्शनल बेसिक्स पे, are not allowed from the negative annual value, hence standard deductions not allowed, यहाँ पे standard deductions नहीं लगाए जाएंगे। such negative income can be set off against the income of other houses और against the income of other heads। तो ऐसी negative value को या तो हम हैंडल करेंगे income from other houses से, यानी कि अगर कोई दूसरी प्रॉपर्टी है वहां से इनकम आती है तो वहां से एडजस्ट कर लेंगे, या फिर against the income of other heads, या फिर किसी और तरीके से इनकम आ रही है किसी और हेड के अंदर
अंदर इनकम आ रही है तो वहां से उसे ट्रीट कर लेंगे, वहां पे हम उसे एडजस्ट कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास एक पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट। इसी को बोलते हैं जिसमें लास्ट में एक्सप्लेन भी किया है, लॉस फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, कि हमने एक प्रॉपर्टी लेट आउट कर रखी है, ठीक है, या फिर रेंट पे दे रखी है, उस समय लॉस हो रहा है, टैक्स ज्यादा लग रहा है उस पे, तो उन लॉसेस को हम दूसरे हेड्स की तरफ एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे सीखा। इसके बाद तीसरा और आखिरी पॉइंट समझते हैं। ये तो हो गए, ये सी तक जो पॉइंट थे ना ए बी सी, वो सब इस हेड के अंदर थे। अमाउंट नॉट डिडक्टिबल इन द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 25 के अंदर। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रोसिंग अप ऑफ रेंट रिसीव। अब ये समझते हैं ये क्या होता है। इन इवेंट दैट एन इंडिविजुअल पेज अ रेसिडेंट मोर देन ₹2,40,000 इन रेंट, मतलब अगर मान लेते हैं कि पर्सन जो है वो 2,40,000 से ज्यादा रेंट भर रहा है इन रेंट इन अ गिवन ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो दे आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स, तो उस पर्सन को टैक्स डिडक्ट करना होगा एट सोर्स एट स्टिपुलेटेड रेट। जो भी रेट गिवन है, जो भी रेट मैंडेट कर रखा है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, वो कितना है 10% है। फ्रॉम दैट अमाउंट एंड पे द लेफ्ट ओवर बैलेंस, तो वो अमाउंट पर डिडक्ट किया जाएगा और उसके बाद में जो भी बचा हुआ बैलेंस होगा ना, जो भी लेफ्ट ओवर बैलेंस होगा टू द प्रॉपर्टी ओनर, यही प्रॉपर्टी ओनर को दिया जाएगा। ठीक है, तो ट्रेजरी रिसीव्स टैक्सेस दैट आर विद हेल्ड एट द सोर्स, तो ट्रेजरी वो टैक्स रिसीव करेगा जो भी उस सोर्स से रिलेटेड है। इन सर्टेन सिचुएशंस द अमाउंट ऑफ रेंट रिसीव्ड फॉल्स शॉर्ट ऑफ एक्चुअल रेंट, तो ध्यान रखना ऐसे केसेस में जो एक्चुअल रेंट है ना, उससे रेंट हमेशा क्या मिलता है, कम मिलता है, क्योंकि टैक्स पहले ही काट लिया जाता है, उसके बाद रेंट पे किया जाता है और रेंट रिसीवेबल। तो अब यहाँ पे हम ग्रोस रेंट क्या बोलेंगे, रेंट रिसीव, यानी कि वो रेंट जो या तो रिसीव किया गया है या फिर क्रेडिट किया गया है, क्रेडिटेड। तो इन दो को हम क्या बोलते हैं, ग्रोस रेंट बोल के चलते हैं, रेंट रिसीव्ड और क्रेडिटेड। तो ये हमने अलग अलग केसेस देखे न्यू इनकम टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग और कुछ अदर प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। उम्मीद है आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए हैं। ठीक है, तो क्योंकि अब तो हमने ऑलमोस्ट थ्योरी डिस्कस कर ली है, इस चैप्टर की फॉर्मेट डिस्कस कर ली है। ठीक है, अब हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे आने वाले वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि थ्योरी हमारी खत्म हो चुकी है, फॉर्मेट समझ में आ गए हैं और बिना फॉर्मूले समझे, बिना फॉर्मेट समझे कोई बच्चा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर ही नहीं सकता, और या फिर इस सीरीज के न्यूमेरिकल नहीं कर सकता। क्योंकि अब तो हम यूनिट नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, इसी वीडियो के साथ जो हमारा यूनिट नंबर 2 है वो भी क्या होता है, खत्म हो जाता है। अब हम यूनिट 3 में देखेंगे कि हमें और कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, क्योंकि अब हम वहां पे बात करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कि बिजनेस से किस तरह की इनकम आती है, प्रोफेशन से इनकम किस तरीके की आती है, और उसे किस उसका टैक्स ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। ठीक है, और अगर भाई वीडियो पसंद आए, ठीक है, तो मैं बता ही चुका हूं। और हाँ, फिर भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उन क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, और नोट्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। आप इसको जो उतारना है वो उतार सकते हैं, मैं बोर्ड के सामने से।